दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर उस आदमी से जुड़ा है जो अपना घर ये सोच कर लेता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से उसका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है और आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा ऊपर जाएं। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है रियल एस्टेट कंसल्टेंट राजदीप चौहान का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं एक रियलिटी चेक कि वो 2 BHK जो आज 1 करोड़ का है, क्या वो वाकई कल को 2 या फिर 3 करोड़ का हो जाएगा या 60 लाख में बिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों भारत के रियल एस्टेट मार्केट में हाल के दिनों में तेजी देखने को मिली, लेकिन अनुभवी सलाहकार और बाजार विशेषज्ञ अतीत की गलतियों को दोहराने के खिलाफ आगाह करते हैं। राजदीप चौहान जैसे रियल एस्टेट एडवाइजर्स का मानना है कि इस बुलेट प्रूफ दिखने वाली तेजी के पीछे छुपी हुई अस्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल राजदीप चौहान ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने देखा है कि जब प्रॉपर्टी मार्केट में बबल बनता है तो एक दिन वो फटता भी है। जापान, चीन और अमेरिका में पिछली दुर्घटनाएं साबित करती हैं कि जब बुनियादी सिद्धांत फिसलते हैं तो क्या होता है। चौहान अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखते हैं, आपके चाचा ने 2007 में एक फ्लैट खरीदा था, वो अभी भी ब्रेक इवन का इंतजार कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तभी बढ़ती है जब आर्थिक स्थितियां उसका समर्थन करें, यानी कि उसे सपोर्ट करें। चौहान इस लोकप्रिय धारणा को खारिज करते हैं कि रियल एस्टेट एक गारंटीड जीत है। इसके बजाय वो दुनिया भर के कठोर सुधारों की ओर इशारा करते हैं। अपनी इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि साल 1989 में जापान का प्रॉपर्टी बाजार इतना तेज था कि टोक्यो के इंपीरियल पैलेस के नीचे की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया से भी ज्यादा हो गई थी। फिर वो बाजार गिर गया। साल 2001 तक जमीन की कीमतें 70% तक कम हो चुकी थी। जिन लोगों ने साल 1989 में सबसे ऊंचे दामों पर प्रॉपर्टी खरीदी थी वो अभी भी घाटे में है। इस बात को 36 साल हो चुके हैं। इसके बाद वो बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों साल 2007 और 2009 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें 19% गिर गई। अकेले 2009 में ही 28 लाख से ज्यादा फोरक्लोजर्स हुए। मकान मालिकों को अपनी इक्विटी वापस पाने के लिए ही 5 से 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी जापान और चाइना के रास्ते पर है? इस पर चौहान का मानना है कि भारत फिलहाल कुछ सही कारणों से अलग है। वो लिखते हैं कि भारत फिलहाल उन सभी जरूरी बातों पर खरा उतरता है जो कि रियल एस्टेट बाजार के लिए जरूरी है। अपनी बात को वो ऐसे समझाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले ट्राइमेस्टर में जीडीपी 7.8% बढ़ी। हमारे शहरी क्षेत्रों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ऑफिस की जगह की डिमांड और सप्लाई का रेशियो 0.49 है, यानी हर 2 स्क्वायर फीट की डिमांड के लिए हम सिर्फ 1 स्क्वायर फुट बना रहे हैं। यही बात मौजूदा समय को विकास के लिए सही बनाती है। फिर भी उनकी चेतावनी बरकरार है। दोस्तों राजदीप अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं कि चीन से पूछिए कि 26% खाली ऑफिस के साथ कैसा महसूस होता है। जापान से पूछिए कि 1990 का साल कैसा रहा। उन अमेरिकियों से पूछिए जिन्होंने 2007 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। जब बेसिक चीजें ठीक रहती हैं तो आप पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो ठीक नहीं बैठती तो आप बन जाते हैं दूसरों के लिए याद रखे जाने वाला एक सबक। तो दोस्तों याद रखिए कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी स्टॉक मार्केट जैसी गिरावट संभव है। जापान, चाइना और अमेरिका सब ने क्रैश देखा है और भारत को भी बचने के लिए अपनी बुनियाद मजबूत रखनी होगी। तो याद रखिए, रियल एस्टेट में पैसा बनता है पर सिर्फ तभी जब आप सोच समझ कर निवेश करते हैं। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।